अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ओल्ड एज, जो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 8 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि एजिंग क्या होता है, हमारे पास ओल्ड एज में कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हम में आ जाती हैं, वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस हैं जो कि ओल्ड एज में आते हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज है, उसको भी हम मेंशन करेंगे। Aging is commonly understood as the process of maturing or becoming older. In fact, aging is a broad term which includes several प्रोसेस। तो एजिंग किसे कहते हैं, बुढ़ापे क्यों कहते हैं कि टाइम के साथ साथ जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो फिर उसका बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। 40 प्लस 50 प्लस जब आप जाते हैं तो फिर आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एजिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन बूढ़ा होता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, इसको कहते हैं एजिंग। और एजिंग एक ब्रॉड टर्म है, इसमें अलग टाइप ऑफ हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेवरल प्रोसेस हमारे पास इसमें इंक्लूड है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि वो कौन से फिजिकल चेंजेस हैं जो कि ओल्ड एज में हमारे पास आते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझे। स्किन, द स्किन बिकम लेस इलास्टिक एंड मोर लाइन एंड wrinkle with age. Fingernail growth also slow. The oil gland gradually produce less oil, making the skin drier than before. तो हमारे पास ओल्ड एज के साथ हमारे पास स्किन में क्या चेंजेस आते हैं कि आपकी स्किन जो है वो रिंकल हो जाती है ओल्ड एज में, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन से आ जाते हैं, उसके हमारे पास इलास्टिसिटी जो है खत्म हो जाती है, आपके नेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि आपके जो सिबेशियस ग्लैंड, जो ऑयली ग्लैंड आपकी स्किन में होते थे, जो आपकी स्किन को जो है फ्रेश रखते थे, वो क्या होते थे, वो ऑयल प्रोडक्शन उसमें कम हो जाता है और आपकी स्किन क्या हो जाती है, वो ड्राई सी हो जाती है। यू कैन स्लो skin aging by using moisturizing and protecting the skin from the sun with sunscreen and sun protective clothing such as hat or cap। तो क्या है कि जो आपके स्किन की एजिंग है, जो आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, उसमें जो है रिंकल वगैरह आ जाते हैं, लिहाजा इसको आप स्लो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। किस तरह, इसको जब आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह यूज करें ओल्ड एज में कि आपका स्किन जो है ड्राई है, कि आपके अपने सिबेशियस ग्लैंड या आपके अपने जो ऑयली ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आप ऊपर से उस पर जो है क्या जो है वो लोशन वगैरह मॉइस्चराइज रखा करें ऑयल के थ्रू। उसके अलावा आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करें, तो फिर आपके पास जो एजिंग है स्किन की, ये प्रोसेस स्लो होगा। देखो एजिंग तो होगी लेकिन ये फिर स्लो होगा, आपका स्किन एक ज्यादा टाइम के लिए इंटैक्ट रहेगा। दूसरा हमारे पास हेयर में क्या चेंजेस आ जाती है। इट्स नॉर्मल फॉर हेयर टू ग्रेजुअली थिन आर द स्कैल्प, प्यूबिक एरिया एंड आर्मपिट्स एज हेयर पिगमेंट सेल्स डिक्लाइन इन नंबर, ग्रे हेयर ग्रोथ इंक्रीज। जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो फिर आपके हेयर जो है उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, वो कम हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। और हमारे पास जो है इसका पिगमेंट जो होता है, हमारे जो हेयर का अपना पिगमेंट जो हेयर को कह देते हैं, जो हेयर को कलर देते हैं, मेलाटोनिन पिगमेंट है, उसकी प्रोडक्शन हमारे पास कम हो जाती है और आपके पास जो है ग्रे ब्राउन कलर के आपके पास ग्रे हेयर जो है आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं और आपके अपने हेयर का जो कलर है वो आपके पास लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हाइट में क्या फर्क आता है। बाई एज 80 इट्स कॉमन टू हैव लॉस्ट एज मच एज 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर इन हाइट। दिस इज ऑफन रिलेटेड टू नॉर्मल चेंजेस इन पोस्चर एंड कंप्रेशन ऑफ जॉइंट, स्पाइनल बोन्स एंड स्पाइनल डिस्क। देखो जब हमारे पास एक पर्सन की एज बढ़ती है तो हमने अक्सर बूढ़ों को देखा होगा, फिर वो जो है बेंड, उसका वर्टिब्रल कॉलम जो है, उसका बैकबोन जो है वो क्या होता है, वो बेंडिंग स्टार्ट कर लेता है। तो कहते हैं कि 80 से 80 एबव वाले जो हमारे पास लोग होते हैं तो उसमें जो है वर्टिब्रल कॉलम वो बेंड हो जाता है, उससे उसकी हाइट कम हो जाती है। और हमारे पास जो है आपके जॉइंट जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कंप्रेस से हो जाते हैं, इससे आपकी 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है वो कम हो जाती है जॉइंट के कंप्रेशन से। लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद हेयरिंग में क्या प्रॉब्लम आती है कि ओवर टाइम चेंजेस इन द ईयर मेक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हार्डर टू हेयर, चेंज इन टोन एंड स्पीच लेस क्लियर। दीज चेंजेस टेंड टू स्पीड अप आफ्टर एज 55।
5 कि जब आप 55 साल से बढ़ते हैं तो आपके हेयरिंग जो है वो कम हो जाती है। आप डिफरेंट जो है हमारे पास साउंड्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड है, जो हमारे पास चिड़िया वगैरह की जो चिंचिनाहट वगैरह है, इस तरह के साउंड है वो आपको सही से नहीं सुनाई देते। आपकी हेयरिंग कैपेबिलिटी वो क्या हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है। इसके बाद विजन, आई साइट, मोस्ट पीपल इन देयर 40s develop a need of glasses for reading as the lenses in the eye become less flexible, प्रेस बायोपिया। तो क्या होते हैं कि हमारे पास 40 प्लस जो हमारे पास लोग होते हैं तो वो फिर आई ग्लासेस यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग वगैरह के लिए। क्योंकि हमारे पास जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, आपके पास इमेज सही से नहीं बनता। और इस डिजीज को हमारे पास क्या कहते हैं, इसको प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। इट आल्सो नॉर्मल फॉर नाइट विजन एंड विजुअल शार्पनेस टू डिक्लाइन। विजन चेंजेस कैन इफेक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफली। देखो रात के वक्त भी आपके साथ ऐसा होगा और आप जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होंगी एक दूसरे के साथ, आप उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकेंगे और ये फिर ड्राइविंग वगैरह में आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है। इसके बाद स्लीप जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास सर्केडियन रिदम जो है, हम डेली अपने टाइम पे सोते हैं 8-9 घंटे हमारी अपनी नींद होती है, 7-8 घंटे। लेकिन जो ओल्ड एज में आपकी ये नींद कम हो जाती है, आप छोटे छोटे स्टिमुलस पे जो है एकदम से उठते हैं, वो साउंड, वो शोर वगैरह या वो स्टिमुलस जिस पे आप बचपन में नहीं उठते थे, जो आपके बचपन की आप गहरी नींद होती थी, तो अब आपकी वो नींद गहरी नहीं होती। इसके बाद बोन्स throughout adulthood, men and women gradually lose some of the mineral content in their bones. The bones get less dense and strong. You can slow natural bone loss। अच्छा, क्या होता है कि ओल्ड एज के साथ आपके बोन्स के जो है डीमिनरलाइजेशन होती है, आपके पास बोन पोरस हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इसको आप स्टॉप किस तरह करेंगे, इसको आप स्लो किस तरह करेंगे कि अगर आप विटामिन्स वगैरह लेते हैं, आप जो है लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, आप हेल्थी एक्सरसाइज लेते हैं, न्यूट्रिशन आपकी सही है, तो फिर आपके बोन जो है वो ओल्ड एज में भी मजबूत रहेंगे। इसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म, तो आपके मेटाबॉलिज्म जो है एजिंग के साथ चेंज होती है। आप में डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स वगैरह जो है वो आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होती, उसकी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होती, आपके पास मस्कुलर एक्टिविटी कम पड़ जाती है। तो ये जो आपके पास फैट्स वगैरह ये आपकी बॉडी में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। लेकिन वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है, तो वो अपने मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम को स्लो डाउन कर सकते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज। इसके बाद ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, memory changes are a normal part of aging process. It's common to have a less recall of recent memory। कि ओल्ड एज में आपकी मेमोरी जो है वो थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, आपको रिसेंट चीजें याद नहीं रहती, आप डिफरेंट लोगों के नेम्स में जो है उसमें भी आप मिस्टेक करते हैं, और ये आपके ओल्ड एज के साथ होता है। लेकिन वो लोग जो रेगुलर सोशल एक्टिविटी में खुद को इंगेज रखते हैं, खुद को चैलेंजेस वगैरह देते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो फिर उसमें मेमोरी हमारे पास बरकरार रहती है। इसके बाद हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, द हार्ट नेचुरली बिकम लेस एफिशिएंट विद एज एंड हार्ट वाज टूअर। अच्छा, हार्ट जो आपका होगा, चूंकि वो हमारे पास रेगुलर कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो ओल्ड एज के साथ आपके हार्ट की जो एक्टिविटी है वो आपके पास स्लो डाउन हो जाती है, और कि जब आप एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तब आपकी हार्ट जो है उसको आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी हार्ट एक्टिविटी तब नॉर्मल नहीं होती। हालांकि आप पास्ट में एक्टिविटी करते थे तब आपको कुछ नहीं होता, लेकिन ओल्ड एज में फिर आप वो एक्स्ट्रा जो हमारे पास मुश्किल से एक्सरसाइज वगैरह है फिर वो आप नहीं कर सकते। lungs, in active people the lungs become less efficient over time supplying the body with less oxygen। inactive, regular physical activity play। अच्छा, अगर कोई पर्सन इनएक्टिव है, ओल्ड एज भी है, इनएक्टिव भी है, फिर उसकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स रेगुलर एक्सरसाइज ले रहा है, रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सही है, तो वो हमारे पास क्या, उसके लंग्स स्ट्रांग रहते हैं, उसकी एफिशिएंसी नॉर्मल रहती है। किडनी,
The kidney decline in size and function with age. They don't clear waste and some medicine from the body as quickly and don't help the body. किडनी ओल्ड एज के साथ आपके पास जो है क्या हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो सही से फंक्शन आपके पास परफॉर्म नहीं करती, वो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को सही से बाहर जो है रिमूव नहीं करती आपकी बॉडी, और जो उसकी पहले जो है फंक्शन था कि वो उसकी एबिलिटी थी कि वो बहुत जल्दी से आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव कर लेती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन का वेस्ट वो भी रिमूव कर लेती थी, लेकिन उसका फंक्शन ओल्ड एज में फिर उस तरह नहीं होता, उसके साइज में भी कमी आ जाती है और उसके फंक्शन में भी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि आप जब यूरिन पे किसी पर्सन का कंट्रोल ना हो, तो ओल्ड एज में हमारे पास इस तरह के इश्यूज आते हैं कि जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बीमारी है, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, लिहाजा आपको अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ओल्ड एज में तो तब आप उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी, लेकिन मैक्सिमम ओल्ड एज के लोग जो है वो हमारे पास ये शिकायत करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। इसके बाद सेक्सुअल फंक्शन, जैसे कि मेन एंड वुमेन जो है वो ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, उनका जो सेक्सुअल डिजायर, उनके सेक्सुअल हार्मोन वगैरह लेवल वो कम हो जाता है, मेन जो है वो कम स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल का जो है उसका तो मीनोपॉज आ जाता है, उसके जो है सेक्सुअल जो हमारे पास एग से डिस्चार्ज वगैरह, एग डिस्चार्ज वगैरह ये क्या हो जाता है, ये उसका खत्म हो जाता है, मीनोपॉज आ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स वगैरह की प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इरेक्शन का डेवलपमेंटल स्टेजेस थे, तो उसमें ओल्ड एज की तरफ जब आप आते हैं तो उसमें दो स्टेजेस में आप में उसमें आते हैं, एक जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, कि अगर आपकी डेवलपमेंट सही से हो रही थी, आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट वगैरह था, तो तब आप जनरेटिव होते हैं, जनरेटिव होते हैं, आप क्रिएटिव माइंड होते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं, चाहे आपका ओल्ड एज भी हो फिर भी आप अपने फंक्शंस, अपने एक जो है जो एबिलिटीज वगैरह वो आपकी एक्टिव रहती है, आप क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, आप प्रोडक्टिव होते हैं, आप फुल जॉब जो है फुल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से कंफ्यूजन आइसोलेशन वगैरह में आ रहे हैं तो फिर आपकी स्टेग्नेशन होगी। स्टेग्नेशन ये कि आप जो है फिर बैठ जाएंगी, कोई काम आपसे नहीं होगा, बस नेक्स्ट जनरेशन आप अपने बच्चों वगैरह पे डिपेंडेंट हो जाओगे, उस पे डिपेंड करोगे, तो ये हमारे पास स्टेज। इसके बाद हमारे पास है ईगो इंटीग्रिटी एंड डिसअपीयर। ईगो इंटीग्रिटी क्या है कि अगर एक पर्सन जनरेटिव है, एक जो हमारे पास क्रिएटिव माइंडेड है, प्रोडक्टिव है, तो फिर उसकी ईगो इंटीग्रिटी होती है, उसकी क्या हो जाती है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो अपने आप से सेटिस्फाई होता है, वो जो उसने अचीवमेंट की होती है वो उससे सेटिस्फाई होता है कि हाँ मेरी जो एबिलिटी थी, मेरा जो हक था वो मुझे मिल गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप डिस्पेयर का शिकार हो जाते हैं, आप में फिर मायूसी आ जाती है। तो ये दो स्टेज जो हमारे पास है ये ओल्ड एज में आते हैं, लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि अगर सपोर्ट मिलेगा, आप ऊपर से अच्छे तरीके से आ रहे हैं, इंटीमेसी इंडस्ट्री से आप क्रिएटिव माइंडेड है, तो तब आप में जनरेटिविटी आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो स्टैग्नेशन आप में आएगा। इस तरह कि जब आप क्रिएटिव माइंडेड है, प्रोडक्टिव है, तो आप ईगो इंटीग्रिटी होगी, आप सेटिस्फाई होंगे अपने लाइफ से। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप डिस्पेयर होंगे, आप मायूसी का शिकार होंगे। अब आ जाते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव्स पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओल्ड एज, कि ओल्ड एज में हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह चेंज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द सेंट्रल कंसेप्ट इन द एजिंग रिसर्च। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, जो आपका रहन सहन का तरीका, आपकी जो फाइनेंशियल है, आपके जो लाइफ स्टाइल है, आपके जो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, उसमें क्या चेंजेस आ जाती है ओल्ड एज। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम क्या करते हैं, उसको हम दो तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन हमारे पास है और एक हमारे पास सब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में क्या आ जाते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हम ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन के थ्रू मालूम करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर्सन के पास बैंक बैलेंस कितना है, इनकम इसकी क्या है, फिजिकल हेल्थ इसका क्या है, इसके पास जो है घर रहने सहने का जगह क्या है, इसके पास न्यूट्रिशन क्या है, इसका लाइफस्टाइल कौन सा है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं किसमें, ये आ जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में, जो उसके सोशल रिलेशन वगैरह तमाम उसके ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन में आ जाती है। जो हमारे पास
अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हाई। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ कब हाई होगा? कि जब एक पर्सन का फाइनेंशियल इनकम हाई होगा, एक पर्सन के पास अच्छा सा घर होगा, खाने के लिए अच्छा सा खाना होगा, उसके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज उसके पास है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या होगा? वो हाई होगा, सेटिस्फाई होगा। जो उसके सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें क्या आता है? सब्जेक्टिव वेलबींग आता है, अ लाइफ सेटिस्फेक्शन है हमारे पास है, स्ट्रांग पॉजिटिव इमोशन है, हैप्पीनेस, लो नेगेटिव इमोशन लाइक सैडनेस। अगर एक पर्सन हैप्पी है, उसे कोई टेंशन वगैरह नहीं है, इमोशनली वो सेटिस्फाई है, सही है, वो पॉजिटिव इमोशन उसमें आते हैं, वो प्रोडक्टिव होता है, सही से रीजनिंग थिंकिंग वगैरह सही से आते हैं, अच्छे अच्छे फैसले वो करता है, तो फिर वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका हाई है। कि अगर वो अपनी ज़िंदगी से साइकोलॉजिकली इमोशनली वो होगा, सेटिस्फाई होगा, तो उसके सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होंगे? हाई होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वेलबींग, डिप्रिवेशन, डिसोनेंस एंड एडाप्टेशन। तो ये क्या चीज़ है? यहाँ पे हम पढ़ ले। ये स्लाइड आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। किस लिए? कि इसमें से एक एमसीक्यूज आपके पास आपके एग्जाम में इंशाल्लाह आएगा कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन भी गुड हो और सब्जेक्टिव वेलबींग भी आपके पास हाई हो, तो वो पर्सन हमारे पास कंप्लीट वेलबींग कहलाता है। कि आपके पास बैंक बैलेंस, बंगला, आपके पास गाड़ी वगैरह, इनकम, ये तमाम चीज़ें भी हो और मेंटली भी आप सेटिस्फाई हो, इमोशनली भी आप सेटिस्फाई हो, तो फिर क्या होता है? आप वेल बीइंग आपका हाई होता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास है डिप्रिवेशन। डिप्राइवेशन जैसे कि इसके नेम से जाहिर है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन एंड पुअर लो सब्जेक्टिव वेलबींग। कि अगर एक पर्सन के पास घर नहीं है अपना, उसकी इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, लाइफस्टाइल उसका खराब है, गाड़ी वगैरह नहीं है, इसी के साथ साथ वो इमोशनली भी अपसेट है, वो नेगेटिव थिंकिंग करता है, वो हमारे पास अपसेट रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो फिर उसको कहते हैं डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन मतलब ये कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली, आपके पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसोनेंस। डिसोनेंस किसे कहते हैं? कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लिविंग कंडीशन एंड लो सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि आपके पास बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी वगैरह सब कुछ है, लेकिन इमोशनली आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, इमोशनली आप हैप्पी नहीं है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर उसे कहते हैं डिसोनेंस। ये अक्सर जो हमारे पास अमीर लोग होते हैं तो वो फिर इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। पैसा सब कुछ तो उसके पास होता है, लेकिन जहनी सुकून उसके पास नहीं होता। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन जैसे कि इसके नेम से जाहिर है कि एडाप्ट कि आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पुअर है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपकी हाई सैलरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका हाई है। किस तरह? आप इमोशनली सेटिस्फाई है, अपनी ज़िंदगी की से आप खुश हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, आप अच्छे फैसले लेते हैं, तो फिर उसको कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन कहते भी इसी है कि आपके पास मौजूदा रिसोर्सेज जो है वो जिस तरह उसके मुताबिक आप खुद को एडाप्ट कर ले। कि आपके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन आप मेंटली जो है वो सेटिस्फाई है, तो इसे कहते हैं एडाप्टेशन। इसके बाद हमारे पास डोमेन ऑफ एजिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारे पास है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स है कि हेल्थ की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका हाई होगा अगर आपका हेल्थ नॉर्मल रहता है। एजिंग के दौरान अगर आप हेल्थ पे तवज्जो देंगे फिर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई होगा। इसके बाद पार्टिसिपेशन, अगर आप सोशली पार्टिसिपेटेड है तब भी आपके पास जो है क्या होगा, आप जो इमोशनल या आपके पास जो ब्रेन नर्वस सिस्टम के जो आपके पास एजिंग होगी तो उसको आप स्लो कर सकते हैं। इसके बाद सोशल इंटीग्रेशन जो है वो भी इसमें आते हैं कि सोसाइटी में आपका क्या रोल है, सोसाइटी में आप लोगों के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारे पास 3 डोमेन्स है किसके, एजिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के। ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है क्या कर लें, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद इमोशनल एंड सोशल चेंजेस ओल्ड एज में क्या आ जाती है, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव योर इमोशनल एंड कॉग्निटिव हेल्थ विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। कि ओल्ड एज में जब आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते हैं तो फिर आप इमोशनली क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, सोशली आप सेटिस्फाई होते हैं, सोशली आप हेल्थी होते हैं। वाइल फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस केमिकल इन द बॉडी दैट प्रोमोट इमोशनल वेलबींग। इन एक्टिविटी कैन मेक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस
वर्स। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आपके बॉडी में इस तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके बॉडी को एक्टिव रखते हैं। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपके डिप्रेशन, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी वो और भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर ये आपको क्या करता है, फिर ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर लेता है। रिसर्च हैज़ बीन डन टू लिंक फिजिकल एक्टिविटी एंड द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज एंड अदर डिमेंशिया, कि अगर हमारे पास वो लोग जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, जो हमारे पास जो है सोसाइटी वगैरह में एक्टिव नहीं है, जो जॉब वगैरह इस तरीके से नहीं करते, बस पड़े रहते हैं, वो डीलिंग सोशल इंटरेक्शन उनकी नहीं है, तो फिर इस तरह के लोग हमारे पास क्या है, अल्जाइमर एंड डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज हमारे पास क्या है, ये ब्रेन डिजीज है जिसमें आपके पास मेमोरी वगैरह डैमेज हो जाती है। ओल्ड एज में ये हमारे पास ज़्यादा होता है और इनएक्टिविटी में भी होते हैं। डिमेंशिया कहते हैं किसी के भूलने की बीमारी की, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, तो ये अगर आप ओल्ड एज में एक्टिव नहीं है तो तब आपको ये डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं तो आप इनको क्या कर लेते हैं, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी प्रोटेक्ट और इम्प्रूव यूर इमोशनल हेल्थ बाय स्टेइंग इन टच विद फ्रेंड फैमिली के। जब आप फ्रेंड फैमिली कम्युनिटी वगैरह के साथ टच में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सोसाइटी के साथ डिफरेंट लोगों के साथ अपने दुख वगैरह शेयर करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका इमोशनल हेल्थ सेटिस्फाई रहता है, आप अपनी इमोशनल हेल्थ से सेटिस्फाई रहते हैं। वॉलंटियरिंग इन यूर कम्युनिटी एंड शेयरिंग यूर विजडम एंड टैलेंट विद अदर इज ग्रेटिफाइंग, कि अगर आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो नॉलेज है, वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास जो है आपको खुशी होती है, सेटिस्फाई होते हैं आप इमोशनली। तो ये हमारे पास ओल्ड एज में चेंजेस, उसमें हमारे पास इमोशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंजेस थे। इस यूनिट में आपका कोई भी एमसीक्यूज हो, थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियोस को। ओके।